चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। एरो इंडिया के 14वें एडिशन की शुरुआत बेंगलुरु के येलहांका के एयरफोर्स स्टेशन पर हुई। ये एयर शो 5 दिन तक चलेगा। वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस एयर शो में शरीक होने बेंगलुरु पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने आवाम को खिताब कर कहा कि एक फाइटर पायलट की तरह आज का भारत तेज सोचता है और दूर की सोचता है। साथियों, अमृत काल का भारत एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा देश जिससे ऊंचाइयां छूने से डर नहीं लगता, जो सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए उत्साहित है। आज का भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश से उड़ान भरने वाला एक फाइटर पायलट करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत की रफ्तार चाहे जितनी तेज हो, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न हो, वो हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। उसे हमेशा ग्राउंड सिचुएशन की जानकारी रहती है। यही तो हमारे पायलट भी करते हैं। एरो इंडिया की गगनभेदी गर्जना में भी भारत के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसपोर्ट की गूंज है। आज भारत में जैसी निर्णायक सरकार है, जैसी स्थायी नीतियां हैं, नीतियों में जैसी साफ नीयत है, वो अभूतपूर्व है। हर इन्वेस्टर को भारत में बने इस सपोर्टिव माहौल का खूब लाभ उठाना चाहिए। आप भी देख रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में भारत में किए गए रिफॉर्म की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। हमने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और इंडियन इनोवेशन के अनुकूल माहौल बनाने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। भारत के डिफेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मंजूरी देने के नियमों को आसान बनाया गया है। अब कई सेक्टर में एफडीआई को ऑटोमेटिक रूट से मंजूरी मिली है। हमने उद्योगों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बनाया है, उसकी वैलिडिटी बढ़ाई है, ताकि उन्हें एक ही प्रोसेस को बार बार न दोहराना पड़े। अभी 10-12 दिन पहले भारत का जो बजट आया है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को मिलने वाले टैक्स बेनिफिट को भी बढ़ाया गया है। इसका फायदा डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को भी होने वाला है। साथियों, जहां डिमांड भी हो, कैपेबिलिटी भी हो और एक्सपीरियंस भी हो, नेचुरल प्रिंसिपल कहता है कि वहां इंडस्ट्री दिनों दिन और आगे बढ़ेगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि भारत में डिफेंस सेक्टर को मजबूती देने का सिलसिला आगे और भी तेज गति से बढ़ेगा। हमें साथ मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ना है। मुझे विश्वास है आने वाले समय में हम एरो इंडिया के और भी भव्य और शानदार आयोजन के गवाह बनेंगे। राज्यसभा की कार्रवाई दोबारा हंगामे और नारेबाजी की वजह से नहीं चल सकी। हंगामे को देखते हुए राज्यसभा स्पीकर ने कार्रवाई को 13 मार्च तक मुलतवी कर दिया है। अपोजिशन सांसदों ने अडानी मामले को लेकर शुरू से ही जमकर नारेबाजी शुरू कर दी थी। अपोजिशन सांसदों के जरिए हंगामा करने पर स्पीकर ने सांसदों को सदन की कार्रवाई में खलल न डालने की नसीहत दी। साथ ही उन्होंने सभी सांसदों को आइन के बनाने वालों के जज्बात का ख्याल रखने की भी अपील की। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भारत सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि भारत सरकार अडानी की पत्नी है। जांच एजेंसियां ये सिर्फ इसलिए अडानी को बचाने में लगी हुई है क्योंकि ये घोटाला नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ घोटाला है। और मैं तो कहता हूं, भारत की सरकार अडानी की पतिव्रता पत्नी हो गई है। जैसे पत्नियां अपने पति का नाम भारतीय परंपरा में नहीं लेती हैं, उसी तरीके से प्रधानमंत्री और भारत की सरकार अडानी का नाम नहीं ले रही है। लेकिन हम इसको जनता के बीच में लेके जाएंगे। हमारी जेपीसी की मांग अभी भी बरकरार है। सरकार जाग जाए, जेपीसी बनाए, जांच कराए और अडानी के खिलाफ कार्रवाई करे, उनकी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करे, वरना ये मुद्दा और बड़ा बनेगा और
व्यापक रूप लेगा, क्योंकि ये देश के करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। रजनी पाटिल जी को सस्पेंड करना घोर असंवैधानिक है। जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स का टेलीकास्ट हो सकता है, तो आप मुझे बताइए कि क्यों वीडियो नहीं बनाया जा सकता? वीडियो बनाना कौन सा ऐसा बड़ा अपराध हो गया? इसके कारण से आपने एक मेंबर को सस्पेंड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश के गवर्नर के तौर पर मुकर्रर कर दिया गया है। बता दें कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 संसदीय बेंच का हिस्सा रहे जज जस्टिस एस अब्दुल नजीर पिछले महीने 4 जनवरी को रिटायर हो गए थे, जिसके बाद से ही उनके गवर्नर बनने की उम्मीदें जताई जा रही थी। वहीं उनकी तकर्रुरी को लेकर अपोजिशन सरकार पर सवाल उठा रही है। आंध्र प्रदेश के गवर्नर के तौर पर एस अब्दुल नजीर की तकर्रुरी के बाद कांग्रेस ने कहा कि न्यायपालिका के लिए खतरा है। वहीं अब्दुल नजीर की तकर्रुरी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के साबिक जज साखाराम सिंह यादव ने बयान देते हुए ये कहा है कि अयोध्या फैसले की वजह से अब्दुल नजीर को गवर्नर नहीं बनाया गया। मेरे ख्याल से इसमें जुडिशरी में फेथ कम होने की बात नहीं है, और उपयुक्त जहां तक सूटेबिलिटी का प्रश्न है, जस्टिस नजीर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं और तमाम बड़े बड़े फैसले किए हैं। उनके किसी फैसले में कोई इस तरह का कभी कोई आक्षेप नहीं हुआ कि वो अदरवाइज देन अकॉर्डिंग टू लॉ फैसला किया हो। जजमेंट जो है कानून के हिसाब से किया है, तो उनमें अगर उन्होंने, और गवर्नर को बहुत से संवैधानिक मसलों पर निर्णय करना पड़ता है, तो अगर उनका अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर हुआ तो मैं समझता हूँ बिल्कुल सही हुआ है। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई संदेह करने की जरूरत नहीं, और न तो इनके अपॉइंटमेंट से जुडिशरी में फेथ की कमी होने के बाद। अब वो तो लोगों को जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। लोग ये समझते हैं कि फैसले का उनको इनाम दिया गया, ये गलत है। फैसले का इनाम जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, राष्ट्रपति या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने जो कंसिडरेशन किया है मेरिट पे देख करके किया है। कोई इसलिए नहीं किया कि उन्होंने राम जन्मभूमि फैसला किया, और भी कई महत्वपूर्ण फैसला अभी हाल में फैसला हुआ उसमें किया, तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई गलत काम किया है। रिटायरमेंट के बाद ही तो बनेंगे ना। जब तक सुप्रीम कोर्ट जज हैं या जज हैं तो दोनों पद तो नहीं होल्ड कर सकते। रिटायरमेंट के बाद बनाए गए तो उसमें कोई रिटायरमेंट के बाद बनाए गए तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और मेरे ख्याल से बहुत उपयुक्त व्यक्ति हैं, मैं जानता हूं, मैं कई मुकदमे में उनके सामने अपीयर करके बहस कर चुका हूं, और उनकी कैपेबिलिटी एबिलिटी के बारे में कोई संदेह नहीं, निष्पक्षता के बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक मुतनाज़ बयान दिया है। उनका कहना है कि आजकल के साधु संत दहशतगर्दों की भाषा बोलते हैं। हमने तो जिस दिन सिर काटने और कलम करने की बात की थी, 30 लाख 51 लाख देने की बात की थी, हमने तो कहा, मैं अभी भी पढ़ता था, सुनता था कि लोग ऋषि मुनि साधु सन्यासी पहले तो गुस्सा होते नहीं, और कभी उनको गुस्सा हुआ तो श्राप देते थे, बैठे बैठे जाते थे। लेकिन आजकल के बाबाओं के पास, आजकल के साधु सन्यासियों संतों के पास अपने जप और तप पे भरोसा नहीं है, उनको विश्वास नहीं रह गया, उनको अपने आराधना पर विश्वास नहीं है, इसीलिए श्राप देने की हैसियत में नहीं, और इसीलिए अब वो आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। कोई कहता सिर काटेंगे, कोई कहता जीभ काटेंगे, कोई कहता हाथ काटेंगे, कोई कहता नाक और कान काटेंगे। लगता है ये कसाई हो गए हैं, ये धर्मावलंबी नहीं बल्कि ये आतंकवादी हो गए, ये कसाई बन गए हैं। और साथ ही साथ इनके ऐसे हिंसक चेहरे हैं जिसको देख के लोगों को नफरत आएगी, और अगर इनका यही चेहरा बार बार आता रहा तो जो तमाम धर्म के नाम पर इनको चढ़ावा चढ़ता रहा वो भी लोग बंद कर देंगे। अरे तो आतंकवादी है, इसको चढ़ावा देना बंद। यूपी के मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को पासपोर्ट बनवाने के लिए कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर यूपी मदरसा बोर्ड ने वजारत खारजा को एक खत लिखा है। मदरसा बोर्ड से जो बच्चे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास करने के बाद दुनिया के तमाम देशों में नौकरी या रोजगार के लिए जाते हैं, उसके लिए पासपोर्ट की आवश्यकता बनती है। पासपोर्ट बनवाने के जब जाते हैं विभागों में तमाम दुश्वारी झेलनी पड़ती हैं। उन्हें मार्कशीटों के वेरिफिकेशन के नाम पे दौड़ाया जाता है, जबकि जो मार्कशीटें हैं 2018 की, 19 की, 2020 की, 21 की, 2022 की, ये सारे मार्कशीट ऑनलाइन पोर्टल पे दर्ज हैं, और वहीं से वेरिफिकेशन कर ले बच्चों को इतनी रुसवाई न झेलनी पड़े। लगातार वेरिफिकेशन के नाम पे उनको परेशान किया जाता है, ये उचित नहीं है। इस संबंध में हमने विदेश मंत्री को भी पत्र लिखा है, और आपके जरिए से ये अनुरोध करता हूँ कि
पासपोर्ट के जो बनने की प्रक्रिया है उसको मदरसा बोर्ड के बच्चों के लिए भी आसान किया जाए अन्य बोर्ड के बच्चों की तरह, ताकि उन्हें दिक्कतें और रुसवाई न हो सके और अपने हाल रोजगार पर ठीक तरह से जा सकें।